नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली के अशोका होटल में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए में शामिल 38 दलों की मीटिंग हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सभी नेताओं ने एनडीए को मजबूती देने का काम किया है। हमारे साथ आज बादल जी और बाला साहेब के सच्चे अनुयायी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों के विकास से देश से विकास, इस मंत्र के साथ एनडीए ने हमेशा काम किया है। मैं नए साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। एनडीए के 25 वर्षों की यात्रा के साथ एक और सुखद संयोग जुड़ा है। ये वो समय है जब हमारा देश आने वाले 25 साल के लिए बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का है। इस अहम कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। ये नई ऊर्जा से भरी हुई है। और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा इस दौरान, जरा आपको ये भी। जनधन, आधार, मोबाइल, इसकी त्रिशक्ति से हमने करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को गरीबों का हक छीनने से रोका है। आप सोचिए, देश में करीब करीब 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थी थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और जिन्हें सरकारी मदद जा रही थी। ये पैसे मेरे किसी गरीब भाई बहन के थे, किसी आदिवासी के थे, किसी पिछड़े और दलित साथी के थे। ये एनडीए सरकार है जिसने गरीब से हो रही इस लूट को बंद किया है। इन 9 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 30 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे हैं। ऐसा करके हमने गरीबों का कम से कम 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचाया है। साथियों, लोकतंत्र में राजनीति अलग अलग विजन को देश के सामने रखने का एक माध्यम होती है, लेकिन हर विजन का, हर विचारधारा का मकसद एक ही होता है, गुड गवर्नेंस और देशवासियों की सेवा। पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन शत्रुता नहीं होती। आखिरकार हम एक ही देश के लोग हैं, एक ही समाज का हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। बावजूद इसके हम एनडीए के सभी साथियों ने हमेशा देश को दलों के हित से ऊपर रखा है। हमने राजनीतिक सौहार्द और शालीनता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए हैं। ये एनडीए सरकार ही है जिसने प्रणब दा को भारत रत्न दिया, जो जीवन भर कांग्रेस में रहे थे, लेकिन हमें उन्हें ये सम्मान देने में संकोच नहीं किया। ये एनडीए सरकार ही है जिसने मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, गुलाम नबी आजाद, तरुण गोगोई, एमसी जमीर, मुजफ्फर बेग, ऐसे अनेक नेताओं को जो राजनीतिक दृष्टि से हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ है, हमने पद्म सम्मान दिया है उन लोगों को। ये नेता भी कभी बीजेपी या एनडीए में नहीं थे, लेकिन हमने देश सेवा में उनके लंबे योगदान को स्वीकार किया, उसे सराहा, उन्हें सम्मानित किया। लोकतंत्र की ये मूल भावना एनडीए की कार्यशैली में आपको हर जगह दिखेगी। इस समय भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा है।
इससे जुड़े आयोजन देश के हर राज्य में, हर हिस्से में हो रहे हैं। हमने इन आयोजनों को वेन्यू तय करते समय कभी ये नहीं सोचा कि किस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार है। कोरोना के समय भी मैंने लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ व्यक्तिगत संवाद किया, मीटिंग की। कौन मुख्यमंत्री किस पार्टी का है, ये विचार कभी हमारे बीच नहीं आया। इसी तरह आप उन दिनों को भी याद करिए जब भाषा, लैंग्वेज लोगों को बांटने के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती थी। लेकिन एनडीए सरकार की सोच देखिए। एनडीए सरकार ने मातृभाषा को बल देना शुरू किया और आज भाषाओं के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से मेरे युवा डॉक्टर और इंजीनियर बने, इसका अवसर देने का जरिया भाषा बन रही है। हमने हमारी विरासत को, धरोहरों को ग्लोबल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। यहां पर कई हमारे साथियों ने इसका उल्लेख किया। आज योग वैश्विक एकता का एक माध्यम बन गया है। आज मिलेट्स एक ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है। श्री अन्न की चर्चा हो रही है और इसका लाभ हमारे हर क्षेत्र के छोटे छोटे किसानों को मिल रहा है। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, वो देश के लोगों को तोड़ते हैं। साथियों, विपक्ष के लोग जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं वो है देश के सामान्य मानवी की समझदारी को वे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक मंगलवार को बेंगलुरु में हुई। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए हैं। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम एनडीए इंडिया तय किया गया है। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी और एक कार्यालय जल्द बनाया जाएगा। इसकी घोषणा मुंबई में होने वाली हमारी अगली बैठक में होगी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे
जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी, आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है। तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी एकता को लेकर तंज कसा और कहा, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। उन्होंने कहा, ये सब लोग अपने कुनबे को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, ये अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। नेवल
लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ बेंगलुरु में विपक्ष के माजोटान का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस की बुलाई इस बैठक में 26 दलों के नेता पहुंचे। इस दौरान विपक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। इसलिए है देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज को इकट्ठा होके द आइडिया ऑफ इंडिया हैज टू बी सेव्ड। एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं, इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो है, जो नाकों से चलती है, उसकी बात की जा रही है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। उनकी सामान्य जमानत पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। दरअसल 6 बालिग महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आज ब्रजभूषण शरण सिंह को तलब किया था। ब्रजभूषण कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। अब बुधवार को उनकी सामान्य जमानत पर सुनवाई होगी। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता ने इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सजा और दोषी सिद्ध पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें, इस महीने के पहले हफ्ते में हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आपको बता दें, सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था। इसके साथ ही उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका लगाकर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। बदायूं में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना की रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि जो बाढ़ का कहर है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, बदायूं जिले के तहसील दातागंज क्षेत्र में दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं आपको बता दें कि जो तहसील प्रशासन और जो जिला के जो प्रशासन है, जिलाधिकारी जो महोदय हैं, उन्होंने भी लगातार बाढ़ जो क्षेत्र हैं उनके लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो दातागंज तहसील क्षेत्र है, वहाँ के हर तरीके का संभवतः मदद पहुंचाने के लिए जो उपजिला अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने दातागंज तहसील में एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं या बाढ़ से कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने वो एक नंबर जारी किया है, जिसपे बाढ़ से जो लोग पीड़ित हैं वो लोग उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपनी सूचना दे सकते हैं। वहीं तुरंत प्रशासन के पहुंचने अलर्ट, वहीं प्रशासन को भी इतना अलर्ट किया गया है कि मौके पर जाकर प्रशासन उन लोगों से तुरंत जाकर मिले और उनके लिए राहत पहुंचाए। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। हमीरपुर से सीएम से जा रहे ग्रामीणों को पुलिस ने रोक लिया। हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। जिला प्रशासन में उस समय हड़कंप मच गया जब पुरारा थाना क्षेत्र के भटपुरा डांडा और जमरई तीर के कुछ 2 दर्जन से करीब महिला और पुरुष
लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे थे। उसी समय पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अमला पूरा पुल के पहले सीमा पर पहुंच गया। इसके बाद उन ग्रामीणों को रोका। ग्रामीणों का कहना है कि जो गांव है, गांव में ना ही रोड है और बरसात में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और ना ही वहां हम लोगों को आवास मिल रहा है और इसकी जांच करीब 2 महीने से चल रही। 3 टीमें जा चुकी हैं और जांच चल रही है। इसके बाद ग्रामीण असंतुष्ट हैं। इसको लेकर आज वो मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे। पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अमले ने वहां सीमा पर रोक रखा हुआ है और उनको समझाया जा रहा है कि 1 हफ्ते का और समय दिया जाए प्रशासन को, आपकी जांच पूरी करके दी जाएगी। लेकिन ग्रामीण अब भी मानने को नहीं तैयार हैं। अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं सीमा पर। इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।